कि सर ये जो आपने अभी रॉकी म्यूजिक बजाया, इस रॉकी म्यूजिक पे तो बहुत बहुत बार जब दूसरों के लिए बताता बहुत रोते थे हम दोनों और ये हमें होप थी कि एक दिन हमारे लिए भी बजेगा ये पक्का ये रॉकी म्यूजिक। उसी होप ने ही हमें डायमंड बनाया सर। सो हमारा पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बिजनेस से पहले आप क्या कर रहे थे, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टू बिफोर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। बचपन में जो थोड़ा शॉर्ट में मैं बताता हूँ, बचपन में गांव में जन्म हुआ था मेरा और छोटा जो बचपन मेरा गांव में ही बीता। जैसे सभी गांव में जो सबके होते हैं जीवन, वैसे ही जीवन मेरा भी चला। लेकिन मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे, तो मेरे फादर ने देखा भी यहाँ पे एजुकेशन ज्यादा नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने मुझे जो है ना एग्जाम दिलवाए मुझे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के। मैंने दोनों ही एग्जाम क्लियर कर दिया, मैंने सैनिक स्कूल का भी एग्जाम क्लियर कर दिया और मिलिट्री स्कूल का भी कर दिया। तो बाद में डिसीजन लिया मुझे अजमेर मिलिट्री स्कूल, अजमेर में फिर मुझे जो है ना हॉस्टल में डाल दिया और वहां से मेरी एजुकेशन जो है हुई। फिर उसके बाद कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद लेफ्टिनेंट के लिए मैं 4 बार गया, 2 बार एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, 2 बार मेडिकल में रह गया। इसीलिए जो कई बार जो मेरी बातें होती है, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कोई ब्रिगेडियर है कोई कुछ है, वो सारे मेरे क्लास फेलोज हैं। ये अजीत डोभाल भी जो सर ये हमारे स्कूल का ही पढ़ा हुआ है। अजीत डोभाल जो सिक्योरिटी का चीफ है मेरे ही हाउस में था ये हालांकि हमारे से सीनियर था ये, वहां से बड़े बड़े जर्नल और वो निकले स्कूल से, तो वहां से अच्छी एजुकेशन मेरी हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो मैंने 1-2 जॉब्स भी की, जैसे हयात रेजिडेंसी में मैंने जॉब की, तो मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं वहां जब जॉब में था तो मुझे ऐसा लगता था कि वहां जितने भी 5 स्टार होटल में लोग रुकने के लिए आते थे, तो एक भी बंदा अपने पैसे से, बिजनेसमैन ही होते थे जो रुकते थे, और अगर कोई इम्प्लॉय रुकता था तो उसकी पेमेंट कंपनी पे करती थी। तो वहां से एक माइंड में मेरे गया, मैंने कहा यार तू 5 स्टार होटलों में रुक नहीं पाएगा, ये तो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाएगा अगर जॉब में रहेगा तो। और मैंने जॉब छोड़ के और मैंने सोचा मैं बिजनेस करूंगा। अब बिजनेस हमारी फैमिली में तो कभी किसी ने किया नहीं था, सारे या तो जॉब करते थे या तो गांव में खेती करते थे। मेरे दादा खेती करते थे, मेरे चाचा खेती करते थे, फादर मेरे जॉब में थे। तो फिर मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि मैं बिजनेस क्या करूं मैंने जॉब तो छोड़ दी लेकिन बिजनेस का मालूम नहीं था। फिर मेरे एक तो दोस्त थे जो प्रॉपर्टीज का काम करते थे, मैं फिर उसके बाद जो ना सर उनके साथ बैठने लगा और मैं प्रॉपर्टी के काम में आया। वहां से मैंने फिर खूब अच्छा पैसा कमाया वहां से प्रॉपर्टी के काम में। जब मैं और उधर से संतोष की भी जो है जॉब लग गई थी, इसने भी पीएचडी कर ली थी, तब तक फिर थोड़ा लाइफ सेट होने लगी। और जब प्रॉपर्टी का काम कर रहा था तो प्रॉपर्टी का काम में कभी पैसा बहुत ज्यादा आ जाता था, फिर कोई रजिस्ट्री उठानी पड़ती तो सारा निकल जाता था, फिर कोई बिक गया तो फिर बहुत आ जाता था, फिर कोई रजिस्ट्री उठानी पड़ती सारा निकल जाता था। यानी पैसा आता था फिर चला जाता था, कई बार शॉर्टेज हो जाती थी पैसे की रजिस्ट्रियां उठानी पड़ती थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कुछ रेगुलर इनकम भी होनी चाहिए। फिर माइंड में आया कि भाई कुछ ऐसा करते हैं, फिर क्या करें। तो फिर एक हम लोगों ने जो है, मेरा जो पार्टनर था वो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो लोग भजनलाल सरकार के अंदर। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बार का लाइसेंस लेते हैं, बार में बहुत कमाई है। तो उसने कहा हाँ हाँ बार का लाइसेंस ले लेंगे, सीएम साहब से बात कर लेते हैं। तो वैसे इजी मिलता नहीं है बार का लाइसेंस। पहला मतलब सोनीपत शहर में हमारा जो लाइसेंस हमें मिला था वो पहला लाइसेंस था सोनीपत जब से बसा है बार का। तो हम लोगों ने एक होटल बनाया और दोनों ने मिलके और उस होटल के अंदर बार का लाइसेंस लिया। फिर बार खूब अच्छे से मेहनत की वहां पे, खूब अच्छे से चलाया, प्रॉपर्टी का भी करते रहे। उसके बाद फिर उसको बैंकेट हॉल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे रूम्स बनाए, फिर लास्ट में उसमें 15 रूम थे, बार था, रेस्टोरेंट था, बैंकेट हॉल था, सारी चीजें थी। संतोष जॉब कर रही थी, ये सब सारा ठीक ठाक चल रहा था। तो ये 99 की बात है, तब मेरे लाइफ में ये बिजनेस आया दहिया साहब की वजह से। तो जब ये 99 में आया तो मुझे समझ तो आया नहीं, मैंने शर्म लिहाज में इसको ज्वाइन कर लिया। आपकी स्टोरी जो हमें समझ में आई अभी तक वो ये है कि आपने पढ़ाई करने के बाद पहले जॉब से स्टार्ट किया, हयात एजेंसी में आपने पहली जॉब की। उसके बाद आपको लगा जॉब से तो नहीं होगा काम, फिर आपने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और फिर आपने फाइनली बार, होटल एंड ये सारा 15 बेड का हो, 15 रूम का होटल और बार, ये आपने सब स्टार्ट किया। और वो ये काम सब बढ़िया चल रहा था जब एमवे बिजनेस आपको दैया साहब ने दिखाया। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम ये जानना चाहेंगे, संतोष जी से जानना चाहेंगे उनकी स्टोरी कैसी रही शादी से पहले और बचपन और शादी के बाद क्या हुआ सब। यही पास के गांव में, मूर्थल गांव में मैं से बिलोंग करती हूँ। मूर्थल के परोठे बहुत मशहूर हैं। ये भी बहुत अच्छे बनाती है सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
मुरथल की होते हमने हैं। खाए हुए हैं। मेरे भी परांठे बहुत फेमस है सर, जो भी आके खा के चला आता है खाता है तो कहता है कि मैडम आपके परांठे बहुत याद आते हैं। तो मुरथल में मैं पैदा हुई, फिर मेरी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई सर, मैंने 10th क्लास पास की थी। उसी टाइम मेरे दादाजी ने मेरे लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मेरे फादर टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी, लेकिन उस टाइम दादाजी की चलती थी। दादाजी मेरे जो 24 गांव के प्रधान थे, तो उन्होंने लड़का ढूंढना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी। तो मैंने 11th क्लास में, जो 10th तक हमारा गर्ल्स स्कूल था, और मैं स्कूल में पहले 3 रैंक में हमेशा रहती थी। और जब मैं 10th पास की तो मैं 15 गांव में फर्स्ट आई थी, तो मेरा रैंक जो फर्स्ट में चला गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई के लिए बहुत जोर दिया, क्योंकि मेरा मन था आगे पढ़ने के लिए। और वो भी क्यों था सर, क्योंकि एक बार मैं 9th क्लास में थी, तब मेरे अंदर एक बीज पैदा हुआ, जो कई बार हमारे एक ड्रीम, एक सीड हमारे माइंड में आ जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी हाइट अच्छी थी, लेकिन मेरे ना थोड़ा सा फिजिकली मेरे पैरों में दर्द रहता था। तो मेरे फादर ने कहा कि तू किसी स्पोर्ट्स में हो जा। तो मैंने कहा ठीक है, तो देखती हूँ। लेकिन फिर मेरा एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान था, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे फादर ने मेरी पीटीआई टीचर को बोल दिया कि भी आप जो है इसको स्पोर्ट्स में ले लो और बास्केटबॉल की टीम में ले लो, इसकी हाइट ठीक है। तो सर मैंने मना किया, लेकिन एक दिन वो टीचर मेरी क्लास में ही आ गई और मेरे को एक झाड़ू मार के और बोली कि चल तू ग्राउंड में। मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि क्या तू न्यारी पीएचडी करेगी। तो वो बात मेरे दिमाग में सेट हो गई। मेरे दिमाग में रात को भी ये चलता रहा कि पीएचडी क्या चीज है, इसका मतलब कोई बड़ी चीज है एजुकेशन में, जो मैडम ने मेरे को इस तरह से बोला है। तो वो बीज मेरे दिमाग में सेट हो गया सर। और देखो मैंने अपने दादाजी को बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करो, मेरे को पढ़ना है। लेकिन जो है मेरी 11th क्लास के एग्जाम दिए, मेरी मैरिज हो गई। और 11th क्लास के एग्जाम देने के बाद शादी हुई। तो घर ज्वाइंट फैमिली थी, घर में पूरी फैमिली, उसके साथ 4-4 भैंसे भी घर में बंधी हुई थी। तो अब थोट पीएचडी का है और इतना बड़ा परिवार मिल गया कि उसका भी काम करना सारा। और अंदर रात को बड़ी बेचैनी रहती कि पढ़ाई तो करनी है। सर मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने मेरे को जो है एडमिशन करा दिया और मैं प्राइवेट पढ़ाई 1 साल में जो है लगातार गई। तो आपकी जो मैरिज हुई, आपकी एज कितनी थी उस वक्त? 17 साल थी सर मेरी, 17 ईयर। 17 ईयर्स एज थी। और क्वालिफिकेशन क्या कर चुके थे आप तब? 11th सर, उस टाइम पे हायर सेकेंडरी होती थी, मैंने हायर 11th। सेकेंडरी। तो 11th पास हो चुकी थी और शादी हो गई। 17 साल की उम्र थी। हाँ 17 जी। साल तो काफी कम उम्र होती है वैसे। 17 साल में तो बड़े जबरदस्त टाइम। 17 साल की बच्ची को देखो कितनी छोटी सी लगती है वो। हाँ। और आपके घर में जहाँ पे आप गए ससुराल में, नैन साहब के घर में शादी करा के, तो वहाँ किस तरह का एटमॉस्फेयर था? कितने लोग रहते थे उस घर में? क्या था, गांव में थे या सिटी में थे, कहाँ थे? नहीं सर, में सोनीपत में ही थे सर, गांव अच्छा, से तो ये। सोनीपत में थे। सोनीपत में थे, ठीक है। तो मेरी जो है इनके छोटे ब्रदर थे, छोटी सिस्टर थी जो अनमैरिड थे, मेरी मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थे, और ये थे, और मैं हो गई, और साथ में चार घर में 4 भैंसे। अच्छा, बहुत बड़ा परिवार था। 4 भैंसे भी तो परिवार का मेंबर है। वो सबसे ज्यादा काम उन्हीं का रहता है। तो आपकी 11वीं क्लास थी और इस तरह शादी हो गई। इतने बड़े परिवार में आप चले गए, पूरी जॉइंट फैमिली में, और फिर आपने वहां जाके आपके फादर इन लॉ को बोला कि मैंने पढ़ना है, और उन्होंने एडमिशन करा दी प्राइवेट। उसके बाद 1 साल मैंने रेगुलर पढ़ाई की, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। और फिर मैंने 84 के बाद मैंने जो पढ़ाई की वो सारी प्राइवेट की, इवनिंग क्लास अटेंड करके, या एक बार मैं स्टेनो का कोर्स किया, वो मैंने रेगुलर किया। फिर मैंने प्रभाकर किया। फिर 91 में मेरी बीए की क्लास स्टार्ट हुई, बीए मेरी 91 में स्टार्ट हुई। इन बीच में 1-2 साल बीच में मिस भी हुए, बच्चे हुए, तब नहीं मैं कर पाई। लेकिन 91 में मेरी बीए मैंने पार्ट टाइम जो है इवनिंग क्लास अटेंड करके स्टार्ट की, और मेरी जॉब लग गई थी उस टाइम पे स्टेनो के बेस पे, एज ए टाइपिस्ट। मैं बीएड कॉलेज में मेरी जॉब लग गई और मैंने एजुकेशन स्टार्ट कर दी थी उसमें साथ में। तो मैंने बीए की 91 में मेरी स्टार्ट हुई थी, तो 92 में जाके मेरी बीए हुई। उसके बाद फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया
फिर मैंने बीएड की, जॉब के साथ साथ मैं बीएड करी। उसके बाद फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया, फिर मैंने एमए की हिंदी से। फिर एमए करने के बाद मैंने बीलिम में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे को कॉलेज में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो फिर मैंने बीलिव किया एमए करने के बाद, फिर मैंने एमलिव किया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि भी मेरे पास जो है, मैंने जो है बड़ी पोस्ट पे जाना है, प्रिंसिपल जाना है, या मैंने गवर्नमेंट को उसके लिए वो करना, तो मैंने सर फिर पीएचडी में एडमिशन लिया 98 में। तो 98 में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। उस टाइम मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, छोटे, मतलब छोटे ही थे वो, एजुकेशन में लगा लो 88 में और 84 का जन्म है, तो वो छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, वो भी स्कूल जाते थे और मैं भी अपनी पीएचडी करती थी साथ में। और 2002 में मेरी पीएचडी पूरी हुई, तब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया सर। 99 में आया, जो इन्होंने ज्वाइन किया, मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो ये दहिया साहब ने ज्वाइन किया 2002 में जब आपने पीएचडी की, तो फिर आप वो अपनी टीचर को मिलके आए जिसने कहा था पीएचडी करेगी? हाँ सर, मैं मिली, बीच में मिली थी उनसे, मैं कहा थैंक यू मैम, आपकी वजह से। मैंने बोले क्या कर रही है आजकल तुम? मैं कहा मैम मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में जॉब करती हूँ और मैंने पीएचडी कर ली। बोले अच्छा। मैं कहा मैम थैंक यू, आपकी वजह से मैंने पीएचडी किया है। ये ले लड्डू खाओ। तो उनको याद ही नहीं था सर कि उन्होंने कोई ऐसा बात मेरे को बोली थी। मैंने उनको रिमाइंड कराया कि एक बार 9th क्लास में आप मेरी क्लास में आए थे झाड़ू लेके मेरे को बास्केटबॉल की टीम में ले जाने के लिए, और आपने उस टाइम मेरे को ये वर्ड बोले थे, तो मेरे दिमाग में सेट हो गए कि मैंने पीएचडी करनी है। तो सर जो थॉट दिमाग में एक बार चला गया ना, कॉन्शियस माइंड में, परमात्मा उसके लिए रास्ते निकाल देता है। तो पता नहीं कितने चैलेंज मेरे साथ आए और ये पीएचडी हो गई मेरी। बहुत जबरदस्त स्टोरी है आपकी। नैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप होटल चला रहे थे, बार चला रहे थे, सब कुछ आप बिजनेस में सेट थे, और उस टाइम आपको दहिया साहब ने जब बिजनेस प्लान बताया, तो आपको क्या क्लिक किया? आप कैसे ज्वाइन कर गए और किस तरह आप इस बिजनेस में आए? आपने डिसाइड कैसे किया इसको ज्वाइन करने का? सर एक्चुअली 99 में जब उन्होंने ये बिजनेस मेरे को ज्वाइन कराया था, तब तो मैंने उनकी शर्म लाज में ज्वाइन कर लिया था, और फिर मैंने इसको बिल्ड नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था इसको। मैंने किया ही नहीं इसको बिजनेस को। फिर उसके बाद 2003 में मुझे जो ना, मेरे माइंड में एक बात आई कि क्योंकि मैं पहले सोचता था ये ऐसी कंपनियां होती हैं, आती हैं भाग जाती हैं, तो ये भी ऐसी ही होगी, मेरे माइंड में था। क्योंकि पहले आती थी, कोई गद्दा लेके आती थी, कोई साइकिल लेके आती थी, तो मेरे दिमाग में यही था कि ये भी ऐसी ही होगी और इसने भाग जाना है, और फिर दहिया साहब की भी बेइज्जती होनी है, अपनी बेइज्जती तो बची, और मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद ना कंपनी भागी, दहिया साहब को भी मैं देख रहा था, उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली, वो कर ली, तो एक माइंड मैंने मेरे क्लिक करता रहा। मैंने कहा कुछ तो है, जब दहिया साहब इतने सालों से लगे हुए हैं, 99 से 2002 का लास्ट, बल्कि 3 आ गया था, मैंने कहा 3 आ गया, इतने साल से लगे हुए, कुछ तो है। वो जो क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में जो जगी हुई थी, उस क्यूरियोसिटी की वजह से फिर जो है ना, मैं फिर दोबारा से मैं दहिया साहब के पास मैं खुद ही चल के गया इस बार, और मैंने कहा सर मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा भाई बिजनेस ज्वाइन करना है, तो उस वक्त मेरी अपलाइन जो थी वो मतलब उनके और बीच में मेरे एक और थे बंदे, तो वो कहीं गए, तो उन्होंने उसको फोन करके, मेरे को आज भी याद है, उसको फोन करके उन्होंने कहा अरे जल्दी भाग के आते, मैं डायमंड बैठा हुआ है, और डायमंड ज्वाइन करने के लिए खुद ही और फिर क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस था कि ये लगेगा तो ये बहुत जो है ना मेहनती है और बहुत मेहनत करेगा। उनको पता था दहिया साहब को कि अगर ये एक बार इसके क्लिक कर गया ना, तो ये छोड़ेगा नहीं इसको फिर किसी भी हालत में। तो फिर मैंने इसको दोबारा ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे करके शुरू में तो फिर भी नहीं, दूसरी बार भी नहीं आया सर समझ में। तो मैं जब फिर एक फंक्शन में गए, बॉम्बे गए थे हम लोग, आप भी थे उसमें, तो बॉम्बे का जो मैंने फंक्शन देखा, वहां से उस फंक्शन ने मेरे दिमाग के अंदर जो है ना, मतलब जो उथल पुथल थी वो सारी उथल पुथल खत्म कर दी। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, मैं जो ना फंक्शन में बीच में उठ के, आप आगे सोफों पे बैठे हुए थे और मैंने सोफों के पास आके और मैंने एक घुटना जमीन में टेक के मैंने आपसे ये कहा था कि सर मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाऊंगा, मुझे ये बताओ क्या करना होगा। और आपने मुझे 4 बातें बोली थी, मुझे आज भी वो बातें याद है। उन्होंने कहा था प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बन जाओ, नंबर 1, इतना नॉलेज ले लो प्रोडक्ट का कि आपको नींद में भी कोई पूछे तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता दो, क्या काम आता है, कैसे आता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरा आपने कहा था कि इसके फंक्शन मत छोड़ना। सर मैंने 200 किलोमीटर के दायरे में, मैं जब तक एमरल्ड नहीं गया था, मैं 200 किलोमीटर के दायरे में मैं कभी भी फंक्शन का मुझे पता लग जाए, कोई जाए मेरे साथ ना जाए, मैंने कभी परवाह नहीं की, मैं पक्का जाता था। आपने कहा था इसकी कैसेट सुनना, उस वक्त कैसेट हुआ करती थी, मेरी गाड़ी के अंदर से मैंने सारी सब कुछ मैंने सारी भगा के और सारे 24
घंटे मेरी गाड़ी के अंदर कैसेट चलती थी। और आपने कहा था कि इसकी बुक्स पढ़ना, मुझे बुक्स की आदत नहीं थी, मैंने वो बुक्स की आदत डाली है। 4 काम मैंने सर तभी से स्टार्ट कर दिए थे कि डायमंड जाना है और ये 4 काम करने पड़ेंगे तो मैं करूँ, और मैंने किए सर। बहुत बढ़िया। आपकी कहानी में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये लगी कि आपको 99 में प्लान दिखाया गया था, आप ज्वाइन नहीं किए, 2003 तक उसको देखते रहे जिसने आपको प्लान दिखाया। तो इसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लोग आपको वॉच कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि भाई ये बंदा क्या करता है। अगर आप टिके रहते हो और अगर आप प्रूव करते हो अपने आप को, तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। 2003 तक दैया साहब टिके रहे और काम करते रहे, आप उनके अंदर चेंजेस आती देखते रहे, और 4 साल तक आप उनको देखते रहे, और फिर आपने खुद उनको जाके कहा कि मैंने ज्वाइन करना। फिर एक फंक्शन में जाके आपको क्लिक हुआ और आपने डिसाइड किया इसको बड़ा बिल्ड करने का। संतोष जी, आपको कब पता चला ये बिजनेस के बारे में, और आपको बड़ी पिक्चर कब दिखी और आप कब इसके अंदर घुस गए? क्योंकि आपने बड़ा एग्रेसिवली काम किया और बहुत बड़ी लेडीज टीम आपने डेवलप की, और आपको देख के लेडीज के अंदर जोश पड़ा जाता है एकदम से, आपकी टीम में जितनी लेडीज हैं। तो वो आपके अंदर कैसे एनर्जी आ गई? आप तो पीएचडी करके उधर को भाग रहे थे, तो इधर कैसे आए फिर? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको इस बिजनेस के बारे में और पता कब लगा? और कब पता लगा? सबसे पहले तो सर मेरे को जो ज्यादा इस बिजनेस के लिए जो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वो प्रोडक्ट यूज करके हुआ। कि जब मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए ना, तो मेरे को बहुत सारी बीमारियां रहती थी, क्योंकि आपने देखा कि इतने सारे काम थे, परिवार था, और अकेली सारा मैं अंदर, मेरे अंदर एक पेशेंस बहुत है, तो मैं अंदर सारी चीजों को अंदर ही खुद ही लेती रहती थी, सहन कर लेती थी। तो मेरा बीपी हाई रहने लग गया था। इन बिटवीन मेरे ब्रदर की डेथ हुई, तो उसका एक स्ट्रेस मेरे अंदर आ गया, तो मेरा बीपी हाई रहने लग गया। और मेरे को एचबी डाउन रहता था, मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, मेरे को एक एलर्जी थी नजला जिसको बोलते हैं, और वो मैं 9 महीने की थी, तो तभी मेरे को निमोनिया हो गया था। और मेरी फादर इन लॉ डॉक्टर थे, उन्होंने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ सर। तो जब ये प्रोडक्ट मैंने यूज करने स्टार्ट किए, तो उस टाइम पे मेरे अंदर से ना जो मैं मेडिसिन लेती थी वो मेरी सारी नहीं स्टार्ट हो गई, और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। और वो दिन है आज तक, कभी कभार मैंने हेडेक की कोई मेडिसिन ली होगी बीच में, ना तो कोई और डिजीज के लिए मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली। तो मेरे अंदर विश्वास बन गया कि तेरे अंदर जो बीमारी थी वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी, क्योंकि फिर मैंने स्टडी किया न्यूट्रीलाइट को कि ये टोटली न्यूट्रिशन है, जो गैप हो जाता है वो गैप को पूरा कर देता है। तो फिर मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद पता चला कि मेरे अंदर न्यूट्रिशन की कमी के कारण इतनी सारी बीमारियां थी। और फिर दूसरा था मेंटल लेवल, मेंटल स्ट्रेस रहता, तो मैं मीटिंगों में जाने लगी, और मीटिंगों से क्या हुआ कि मेरे माइंड को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलने लगा, और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे तूने एक सत्संग ज्वाइन कर लिया है। और वो सत्संग कहाँ फील हुआ मुझे, जब हम बॉम्बे गए। बॉम्बे जब 40,000 लोग थे वहां पे, तो वहां पे क्योंकि हम लोग जाते और कहीं जाते तो हम लेडीज के लिए ना सेफ नहीं होता था। बस में भी क्यों, मैं जब सोनीपत से गोहाना बस में सफर करती थी, तो मुझे पता है कि मैं कैसे उस सफर को पूरा करती थी। तो लेडीज के लिए इस तरह की भीड़ में लोग जेंट्स के साथ जाना, इकट्ठा जाना, तो थोड़ा सा अनसेफ सा फील होता था। लेकिन जब मैं वहां गई और वहां देखा कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे तो, और जो बातें बताई जाती हैं वो तो जस्ट जो लोग सत्संगों में सुनते हैं कि अच्छा करो, अच्छा सोचो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, उनके साथ अनकंडीशनल लव करो, और लोगों की सक्सेस के बारे में सोचो। वो चीजें जब मैंने सुनी तो मेरे अंदर माइंड में ये आके इससे बढ़िया सत्संग कोई नहीं हो सकता, जो इंसान को अच्छे विचार भी देता है, अच्छा रास्ता भी दिखाता है, और साथ में पैसा कमाने का भी रास्ता दिखाता है। इससे बढ़िया सत्संग और क्या होगा। और वहां से मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट जगने लगी, हेल्थ अच्छी होने लगी, माइंड अच्छा होने लग गया, और फिर सर मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया कि भी अब तो मैं जो हूँ कि कोई चाहे मना करे, चाहे कोई हाँ करे, चाहे ना करे, मैंने मीटिंग जरूर करनी है। और फिर मैंने 6 महीने हुए थे बिजनेस में आए हुए सर, फिर मैंने जो है अपने हाथ में मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया, और जो जितने भी ब्यूटी क्लिनिक थे, हेल्थ मीटिंग थी, मैं खुद लेडीज के लिए खुद करने लग गई। और पहली मेरी ब्यूटी क्लिनिक था, जब मैंने ब्यूटी क्लिनिक किया तो मैं 3 दिन तैयारी करके गई सर मैं, और 3 दिन तैयारी, मेरे अंदर इतनी घबराहट हो रही कि भी क्या होगा, पहली बार मैंने ब्यूटी क्लिनिक करना था। और मैंने 1 घंटे का पूरा टॉपिक तैयार किया, और मैं जब गई तो मेरे को अपलाइन ने बताया कि वहां पे 2-4 लेडीज ही होंगी। तो मैं देखा कि उसका घर पूरा भरा हुआ सर, बहुत सारी लेडीज बैठी हुई वहां पे। और मैंने जैसे ही मैंने उठा के कागज
और मैंने बोलना स्टार्ट किया और 1 घंटे का टॉपिक मैंने 20 मिनट में कवर कर दिया सर। उसके बाद मैंने कहा माँ मैंने ठीक बताया, तो ऑफलाइन ने बोला कि हाँ तूने बहुत अच्छा बताया। और उस मीटिंग से सर उस टाइम पे 2003 की बात है ये, उस मीटिंग से 500 पीवी के ऑर्डर मुझे मिले आर्टिस्टी के। उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हो गया मेरा। और फिर तो मैंने मतलब फिर तो कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपनी बात को बताने से बिल्कुल भी नहीं झिझकी और बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हर लेडीज को मैंने बताना है और उसको खड़ा करना है कि जैसे ही तेरे साथ चैलेंज है ऐसे हर घर में हर लेडीज के साथ चैलेंज है ऐसे, तो क्यों ना ये एक काम किया जाए और हर लेडीज को उठाया जाए और उसके अंदर ये बीज बोया जाए कि वो खुद खड़ी होके और अपनी सक्सेस के बारे में सोच सके। तो आपको आपकी सक्सेस में लेके जाने में किन 3 चीजों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट क्या किया? कोई 3 चीजें आप बता सकते हो? सर 3 चीजें थी। एक तो रिलेशनशिप कि भी जो है रिलेशनशिप में मेन काम हुआ कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हम लोगों ने बना के रखा एक दूसरे के साथ। और दूसरा जो काम हुआ मीटिंग का, कि मीटिंग आफ्टर मीटिंग और मीटिंग सेट करने के बाद फिर उसको प्रमोट करना, पहले मैसेज करना फिर फोन पे बताना, फोन पे हर एक को बताना और उसको प्रमोट करना। और मीटिंग के अंदर जाके तीसरा जो इम्पैक्ट होता था, मीटिंग के अंदर जो टॉपिक तैयार करके जाते थे उस टॉपिक के अंदर जस्ट ये फील करना और कराना कि ये बिजनेस आप ही के लिए है। और उससे क्या होता कि एक्साइटमेंट आती थी और क्योंकि रियल स्टोरी थी सर मेरी, तो रियल स्टोरी थी तो रियल जब मैं बात करती थी तो वो रियलिटी तो अटैच होती है ना एक दूसरे के साथ, तो वो लेडीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच होती थी। और दूसरा क्या था सर, मैं एक काम और मेरे अंदर क्या था कि जब भी कोई क्वेश्चन आता था मेरा किसी भी लेडीज से, तो अगर मुझे उसका आंसर नहीं होता तो मैं उसको ये कहती थी कि मैं इसको कल आपको, आज अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल आपको बताऊंगी इसके बारे में, कोई भी डिजीज के बारे में। सर मैं सारी रात उसकी स्टडी करती, कहीं से ढूंढती पूछती, इंटरनेट पे देखती, फिर मैं उसके बारे में पूरा स्टडी करके अगले दिन मैं उसको बताती कि आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। तो इससे क्या हुआ कि सर मेरा नॉलेज बढ़ता गया और नॉलेज जो है लेडीज में ट्रांसफर होता चला गया। और एक ऐसी टीम तैयार होगी हमारी, एक ऐसी टीम तैयार होगी कि हर लेडीज जो है फुल एक्साइटेड होके काम करने लगी। बिल्कुल, आपका लेडीज गैंग है पूरा जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल। अच्छा एक ना हमने कोरोना ने थोड़ा सा वो कर दिया हमारा लेडीज। कोई बात नहीं, कोई ये टाइम तो चला जाएगा, इसमें ये तो टेम्परेरी है। आप एक हमारी कोर मीटिंग हुआ करती थी चंडीगढ़ में, राइट? और वो मंथली होती थी, ठीक है? मंथली का जैसे अभी हम ऑनलाइन करते हैं वर्कशॉप, इसी तरह की हम उस टाइम मंथली किया करते थे और आप उसमें हर महीने आते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोनीपत से चंडीगढ़ तो कितना डिस्टेंस है सोनीपत से चंडीगढ़ नैन साहब? 200 किलोमीटर सर। 200 किलोमीटर। तो आपका क्या लेवल था जब आपने कोर मीटिंग में आना स्टार्ट किया? ज्वाइन किया था 3% लेवल, 3% सर। 3%। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब पहली कोर मीटिंग में आए थे तो आपका लेवल 3 या 6% था, मैं जानना 3% था सर, 3, क्योंकि हम लोगों ने सितंबर में ज्वाइन किया था और अक्टूबर में 2 अक्टूबर को मीटिंग थी सर, और हमने 24 सितंबर को ज्वाइन किया था, 2 अक्टूबर को मीटिंग थी। और हम लोग जो है 3 ही बंदे आए थे वहां पे, हमारी अपलाइन थी और हम दोनों थे। और 3% लेवल था क्योंकि 100 पीवी भी हमने झगड़ पकड़ के की थी कि हमारे पास 100 पीवी का भी ऑर्डर नहीं था उस टाइम पे, लेकिन कुछ पर्सनल यूज के लिए कुछ थोड़ा बहुत हमने जो है रिकमेंड करने के लिए 100 पीवी करके 3% लेवल करके आए। क्योंकि आपने सर, मेरे को याद है आपने ना ये पूछा था नए लोग कौन है, मैंने हाथ खड़ा किया तो फिर आपने पूछा कि अच्छा बताओ न्यूट्रलाइट के कौन से प्रोडक्ट है, तो मैंने धीरे से संतोष से मैंने ये पूछा था न्यूट्रलाइट क्या होता है। तो सबसे हैरानी की 2 बातें हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इतने कम लेवल पे इतनी दूर एक मीटिंग अटेंड करने आना और लेवल 3% होना। आज आप डायमंड हो, कोई भी बंदा कुछ भी समझ सकता है, लेकिन 3% लेवल पे कोर मीटिंग अटेंड करने के लिए 100 पीवी करके यहाँ आना और उस मीटिंग को अटेंड करना, और मैं आपको तब जानता नहीं था प्रॉपर तरीके से, उतना अच्छे से, इतने अच्छे। हाँ, तो ये उस टाइम आप क्या सोचते थे 3% लेवल पे इतनी दूर जाएंगे मीटिंग में, क्या क्या मिल जाएगा? सर कभी भी माइंड में ये चीज कभी भी नहीं आई, क्योंकि बस जब स्टार्ट किया हमने ये बिजनेस और जब माइंड में घुस गया ये
तो बस एक ही धुन थी कि मतलब कितनी भी दूर चाहे मीटिंग हो, हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और सीखने के लिए नॉलेज जितना गेन कर सकते हैं, जहां से गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना उसके अंदर मुझे ये पता था कि जो सिस्टम से जब हम जुड़े थे तो सिस्टम नए नए थे उस टाइम पे, तो मेन तो आपका ही था। और उस मीटिंग के अंदर आप पे मुझे जो सबसे ज्यादा विश्वास जो हुआ था, मैं जब शुरू में जाके बैठा तो मुझे ज्यादा विश्वास नहीं था, और वहां पे मेरे को आज भी वो लाइन याद है जब आपने एक बात कही थी कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो। अगर आपने किसी को यहाँ बुलाया है और वो नहीं आया तो आप अपने दिमाग में ये मतलब वो ऐसा ही है, जानबूझ के नहीं आया होगा। आप ये सोचो यार उसको कोई काम भी तो हो सकता है, उसको कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। और मैं बैठा बैठा ये सोचता रहा, मैंने कहा यार आदमी तो अच्छे हैं ये लोग, जो मतलब ऐसी बातें सोच रहे हैं, इसका गुड पर्सन। इन लोगों के साथ तो मतलब काम करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मतलब मैं बिल्कुल नया था, तो मेरे को वो चीज आज भी याद है कि लोग तो अच्छे हैं, इसका मतलब इनके साथ अटैच करेंगे तो अच्छा ही रहेगा लाइफ में भी, मतलब आगे जो है ना मतलब इनके साथ हम लंबा चल सकते हैं। ये चीज मेरे माइंड में या बहुत धीरे धीरे नैन साहब रिलेशनशिप धीरे धीरे बनते हैं। आज सबसे जबरदस्त बात जो अभी मैंने नोटिस की, मिसेज नैन की मेमोरी पीएचडी वालों की सारी डेटें याद है। इतनी डेट को हमने ज्वाइन किया था, इतनी डेट को कोर मीटिंग थी, आप तो तुक्के मारे सिल्वर हो गए, इतनी तारीख को ज्वाइन किया था, 3% हमारा हुआ नहीं था, करके गए थे। तो बहुत कमाल की मेमोरी है संतोष जी की। संतोष, जब आप बॉम्बे गए थे कन्वेंशन पे तो क्या लेवल था? मैम हमारा 12% लेवल था, और हम लोग सुपर 5 करके गए थे, और सुपर 5 में हमारे साथ जो है हम लोग 27 लोग थे हमारे साथ। बॉम्बे 27 लोगों को लेके गए थे सर, इतने एक्साइटेड और कितने की टिकट थी आप लगाओ? थी 1900 अर्ली बर्ड में 2400 वैसे 3000। और वो टिकट भी हम घर भूल गए थे सर, हमने वहां जाके दोबारा से टिकटें ली और तब हमने वो मीटिंग अटेंड करी थी। उस टाइम पे 2000 रुपए बहुत रुपए होते थे सर, बहुत की भी इतनी वैल्यू लगाई थी कि जब हमने खरीदी तो हमने अलमारी के लॉकर में वो टिकटें रख दी थी सर। लॉकर में टिकट की इतनी वैल्यू थी हमारे लिए कि ऐसी फील हो रही थी कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसके वजह से हमारी लाइफ बदलेगी। और हमने उसको लॉकर में रख दिया और सूटकेस तैयार कर लिए और चले गए, भूल गए लॉकर के अंदर। मैंने एक बात नोटिस करी है नैन साहब एक्चुअली, कि जो बंदा डायमंड जाता है ना वो बिल्कुल उस टाइम पे बच्चों की तरह बिहेव करता है। और वो मतलब आप ये देखो कि मीटिंग अटेंड करने के लिए बॉम्बे जाना, अभी आपको पता है जूम पे ऑनलाइन मीटिंग होती है और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं यार क्या है, सेम होती है, हर बार सेम होती है, क्या सीख लेंगे वहां पे, क्या हो जाएगा, क्या नया पता लग जाएगा। बंदे ज्वाइन करेंगे तभी तो बिजनेस होगा, बंदा आएगा तभी होगा, वॉल्यूम होगा तभी होगा। उसको ये नहीं समझ आती कि मीटिंग की पावर क्या है। एक्चुअली मीटिंग की पावर क्या है बेसिकली कि आप जाने लगते हो, फिर आपके लोग जाने लगते हैं, और जब आपकी टीम बनती है तो ये मीटिंग जो है ये एक रोल प्ले करती है आपकी टीम को बाइंड करने का। कहीं तो बंदा इकट्ठा होगा ना, कोई तो बंदा एक दूसरे को बांधेगा, कोई एक कॉमन थ्रेड बनेगी आपस में। तो आपने इस पे बहुत जबरदस्त काम किया और आप कोर मीटिंग अटेंड करने सोनीपत से चंडीगढ़ आते रहे और मंथ आफ्टर मंथ आते रहे, एवरी मंथ, और कोई मेरे ख्याल में मिस नहीं करी मीटिंग। और वो कोर मीटिंग नहीं, हम लोग बीबीएस भी हम चंडीगढ़ अटेंड करते थे, क्लोजिंग भी और कोर मीटिंग भी वहीं की अटेंड करते थे, और क्लोजिंग भी हमारी चंडीगढ़ ही होती। 3-3 4-4 चक्कर लगते थे, 4 चक्कर हमारे चंडीगढ़ के लगते थे। और जब हमें छोटे से लेवल पे थे 6%, हमें क्लोजिंग करनी आती नहीं थी उस टाइम, हमें नहीं पता था, हमें आती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आपकी स्टोरी है। और मैं ये जानता हूँ कि आज भी जो बंदा है यहाँ पे, कोई 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई बंदा जिसने डायमंड जाना है ना, तो बहुत सारे लोग होंगे जो डायमंड जाने वाले हैं और उनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होगा, आज भी वैसा ही होगा। बिकॉज बिजनेस वही का वही है, करने के तरीके चाहे बदल गए हैं लेकिन माइंडसेट तो वही चाहिए जो उस टाइम था, विनर माइंडसेट चाहिए। और आपने प्राइस पे करने के लिए आप तैयार रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बातों से पता लग रहा है कि यू आर रेडी टू पे द प्राइस। नैन साहब, एक आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कोई आपने ऐसी स्पॉन्सरिंग करी हो अपने इस पीरियड में जो उस टाइम आपको लगा हो यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो आगे कोई बंदा आ गया, पता नहीं क्या हो गया, कोई भी स्पॉन्सरिंग स्टोरी आप सुनाना चाहोगे जो आपका एमरल्ड गया हो बाद में और कमाल हो गई हो? हाँ हुआ सर। मतलब पहले तो मैं जो है ना सर इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ इस बिजनेस की। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था, पिछले 15 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इसकी असली इंपॉर्टेंस तो हमें इस लॉकडाउन में पता चली। मतलब हम लोग अपने घर में हैं, घर में ही रह रहे हैं, घर से बाहर कदम तक भी कई महीने तो बाहर कदम भी नहीं रखा, और उसके बावजूद भी
जो ना बिजनेस वैसे ही चल रहा है, पीवी आ रही। अभी इसी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ सर, ऐसा हो रहा है इस मंथ की देखो, इस मंथ तो पूरा महीना ही लॉकडाउन हो गया, मतलब बरस रही है पीवियां। मैं अभी जैसे कल मैंने अपनी एक डाउनलाइन से बात की, उसकी 1700-1800 पीवी पर्सनल थी। मैंने कहा बाहर जा रहे हो क्या, दिल्ली में तो इतना जबरदस्त लॉकडाउन है। मैंने कहा ये इतनी पर्सनल पीवियां इतने क्या है, बोला सर ऑर्डर इतने आ रहे हैं। इस महीने में तो सर देखो लोगों के बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं, और यहाँ पे पीवियां की बरसात हो रही है। घर में बैठे हुए हम घर से बाहर नहीं जा रहे। मतलब यहाँ तो इतना कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के प्रति, हमारा लेवल इतना अप हुआ। मैंने कहा ये देखो, ये है कमाल। तो ये चीज। और सर जैसे मैं बताता हूँ सर, उसकी स्पॉन्सरिंग की तो है अलग, बाकी जैसे आप बता रहे थे ना अभी, देखने पे कोई बात होती है। देखने बात में रविंदर और रेखा की बात बताता हूँ। रविंदर और रेखा के, मैं बीबीएस अटेंड करके चंडीगढ़ से आ रहा था, मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा सर आप नैन साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोला मैंने कहा आप कौन? बोला मैं रविंदर। मैंने कहा कौन रविंदर? बोला सर मैं रविंदर। मैंने कहा कौन रविंदर? बोला सर बहुत पहले मैं एक बार उसमें ओपन में आया करता था। मैंने कहा तो ओपन में मेरी नहीं समझ आ रहा। फिर मैंने कहा सर, मैंने कहा अरे हाँ तू आर्मी में था? बोला हाँ सर मैं नेवी में था। मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम है? उन्होंने कहा सर मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम तो बिजनेस में थे। बोला सर वो तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, किसी के साथ था। मैंने कहा फिर तो करो, उनके आपकी अपलाइन वगैरह उनके साथ आप जाके ज्वाइन करो ना। बोला नहीं सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? बोला सर मैं आपको जो ना, मैं आपका पैशन देखता था, आपका जो ना उसमें देखता था, मुझे पता है कि आप एक दिन डायमंड पक्का जाओगे, और जब आप डायमंड जाओगे तो मैं आपके फ्रेम में आऊंगा, और आपके फ्रेम में आऊंगा तो मैं भी एक दिन पक्का डायमंड जाऊंगा। और आज वो एमराल्ड है, उसके नीचे एमराल्ड से सर, उसके नीचे प्लेटिनम से सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यही क्वेश्चन आपने नैन साहब से किया था ना स्पॉन्सरिंग वाला, वो मैं बताती हूँ आपको। जो ये फ्लैग है सुधीर खत्री वाली, हाँ तो वो उनके डाउन में एक ज्वाइन हुआ था, दया सिंह ठेकेदार था वो, और उसने थोड़ा बहुत काम किया, और मतलब वो ठेकेदारी का काम, चिनाई का काम करता था, चिनाई का काम, घर बनवाता था। तो उन्होंने एक ज्वाइनिंग करवाई मिस्टर कटारिया की, और वो कुछ साल तक काम किया, उन्होंने रिन्यू करवाते रहे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने नीचे सत्यवान की ज्वाइनिंग करवाई, और जो है उनके नीचे एक और की ज्वाइनिंग हुई, एक और की ज्वाइनिंग हुई। वो सारी ज्वाइनिंग होने के बाद हमारे नीचे धर्मेंद्र और सुनीता आए, जो कि एमरल्ड गए। यानी कि बीच में बहुत सारे लोग निकल गए, और लेकिन धर्मेंद्र और सुनीता को दे गए, जो हमारी टीम के अंदर एमरल्ड। राइट। मतलब 20 डीप होंगे आपसे वो, उनसे। हाँ वो कम से कम 20-25 मतलब वो बिजनेस छोड़ गए, फिर उसके नीचे फाउंडर प्लेटिनम आए, उसके नीचे एक प्लेटिनम आए, उसके नीचे एक प्लेटिनम आए, फिर एक नीचे प्लेटिनम है, फिर उसके नीचे एमरल्ड है। वो बीच में भी कई सारे निकल गए, लेकिन धर्मेंद्र जो है फिर एमरल्ड। बताओ कितना नीचे जाके आपको एमरल्ड मिला। एक्चुअली कहते हैं कि जैसे डेप्थ में मीठा पानी आता है, जैसे समुद्र की गहराई में सुच्चा मोती मिलता है, इसी तरह एमवे में डेप्थ में जाके लीडर्स, बहुत तगड़े लीडर मिलते हैं। सर मेरा बेटा है, वो जो है उसका फील्ड है योगा और मेडिटेशन का। वो एक जस्ट गुरु की तरह उसका फेस, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, और उसकी शादी हो रखी है। जो बहू है हमारी वो डेनमार्क से है, डॉक्टर है वो, बहुत बड़ी। अभी जो है कोविड में काफी काम वहाँ पे कर रहे थे वो। जो बेटा, एक उनका बेटा पोता है मेरा, 8 साल का हो गया वो, 9वें साल में लगा हुआ है वो। और मेरी बेटी है, वो भी मैरिड है, और उसने जो MBA कर रखी है एविएशन से, और पायलट का भी कोर्स कर रखा है। और उसके बाद उसने जॉब की इंडिगो एयरलाइन में, फिर जेट एयरवेज में। उसकी शादी हो गई। जो बेटा है अश्विन दामाद, तो वो भी उन्होंने भी MBA कर रखी है, और उनकी एक बेटी है, 2 साल की हो गई है वो। और मैं नानी भी हूँ और दादी भी। नैन साहब, अभी आपके बेटी को और सन इन लॉ को दोनों को कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो वो उस टाइम पानीपत में थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कोविड में? क्या वो ज्यादा उनको जब हुआ ना, तो हमारे मेरे ब्रदर के उसकी शादी थी, तो वो लोग यहाँ आए हुए थे। फिर वहां गए तो जाते उसको बुखार हुआ। तो फिर जो बुखार हुआ तो हमको सिम्टम्स समझ आ गए, मतलब कि भाई ये तो जरूर जो ना कोरोना ही है। तो उनको ना हम यहाँ पे घर ले आए। तो संतोष बताएगी सर, मतलब हम लोगों ने उनकी इतनी न्यूट्रलाइट, उसके लिए मैं तो न्यूट्रलाइट को थैंक्स करता हूँ। उन्होंने मतलब मौत के मुंह में से निकाल के लाई न्यूट्रलाइट। सर 4 तारीख को, जैसे ना 4 तारीख को बुखार हुआ था अश्विन को,
और उनको काफी तेज बुखार था, तो उस टाइम उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो बेटी उनकी वहां पे पानीपत में केयर कर रही थी। तो धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा, उसको होना आया कि मम्मी मेरे साथ भी थोड़ा चैलेंज आ रहा है, थकावट होने लगी है। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट कराई, तो वो भी पॉजिटिव होगी। और छोटी गुड़िया 2 साल की, उसका भी फिर सोचा उन्होंने कि भी हम दोनों के साथ है तो इसको भी हम रिपोर्ट करा लेते हैं, तो वो भी पॉजिटिव होगी। सर तीनों पॉजिटिव हो गए। और उसके बाद जब बेटी का फोन आया, तो उधर से उसके फादर इला मदर इला मोहाली में, तो वहां पे पंजाब में वो रिपोर्ट मांगते थे, बॉर्डर पे लॉकडाउन था कि एंट्री तभी देंगे जब नेगेटिव रिपोर्ट होगी। तो वो लोग भी नहीं लेके जा सकते ना वो आ सकते थे उधर से। तो फिर हम लेके आए उनको 8 तारीख को। तो 8 तारीख को यहाँ पे लेके आए सोनीपत उनको, ये गाड़ी में। कईयों ने कहा कि भी कोविड पेशेंट है, बोला कि बच्चे हैं हमारे, होगा जो होगा देखी जाएगी। और हम लोगों ने इतने साल से न्यूट्राइट खा रखा है, तो अंदर इतना सेल हमारा मजबूत है कि वो जो फाइट कर लेगा न्यूट्राइट कोरोना से, होगा तो देख लेंगे। मैं अपनी कार में सर लेके हमारे आया अंदर सर, बहुत कॉन्फिडेंस मैंने कहा नहीं हो सकता। और इतना सारे न्यूट्राइट लोग खा जैसे रखा फोन पे बात करते, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, मगर हम तो बिल्कुल फिट हैं। तो सर जब वो लेके आए तो हमने दोनों को अलग अलग रूम में रखा, वो गुड़िया उसी बेटी के साथ ही रही। तो जो है फिर पूरा जो है रूटीन मैंने बनाया। 2 दिन तो मैंने उनको बोला कि तुम अंदर सारी मेडिसिन के साथ अपने सप्लीमेंट लेते रहो। लेकिन जब मैंने उनको फील किया कि वो डाउन हो रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम अपने सप्लीमेंट ले रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, टाइमली नहीं ले पा रहे हम। तो मम्मी आप जो है इसको देना। सर फिर मैंने अपने हाथ में लिया, मैंने ग्रीन टी प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर मिक्स करके 3 बार उनको देना। 1 चम्मच ग्रीन टी प्रोटीन, 1 चम्मच जो है मैंने जो है ऑल प्लांट, ये मिक्स करके दोनों को देना स्टार्ट किया 3 बार। तो यानी कि 3 चम्मच ग्रीन टी और 3 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन दोनों को दिया हर रोज। और साथ में तुलसी की टैबलेट, जब उनकी खांसी ज्यादा बढ़ने लगी तो मैंने तुलसी की संख्या बढ़ा दी। एक दिन में मैंने 7-7, 8-8 टैबलेट तुलसी की दी, बार बार हर 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। तो उसकी खांसी में थोड़ा रिलीफ आने लग गया। उसके बाद दूसरे सप्लीमेंट न्यूट्रालाइट डेली, ओमेगा 3, चेरी विटामिन सी चेरी प्लस, ये मैंने 3 बार उनको दी, ट्रिपल कर दी। और उसके बाद डाइट में उनका पूरा जो है एक रूटीन बना के रखा। तो इधर एक मेरी मदर इन लॉ भी साथ में 90 इयर्स की हैं, तो एक कमरे में मैंने उनको भी लॉकडाउन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। और 2 कमरों में वो हो गए, और बीच की लॉबी में हम, और एक कमरा हमारे लिए रहा। और साथ में मेरी काम वाली को मैंने कहा कि तूने छुट्टी नहीं करनी है और तेरे को मैं सब कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन तूने आना। लेकिन मेरी काम वाली ने भी छुट्टी नहीं करी सर, उसने मेरी हेल्प करी। और हम लोगों ने 7 दिन तक बिल्कुल होश ही नहीं था कि सुबह से शाम कैसे हो जाती थी, क्योंकि कभी बच्ची का, कभी वो भी, दोनों बच्चों का उनकी केयर करना। लेकिन थैंक गॉड 2 दिन उनकी लाइफ में ऐसे आए थे इस दौरान, एक दिन बेटी का और एक दिन बेटे का। तो बेटी का उस दिन ऑक्सीजन डाउन हो गई, मॉर्निंग जैसे ही सो के उठी वो, तो उसकी ऑक्सीजन 92 पे आ गई। तब हमारा थोड़ा अंदर से बहुत ही घबराहट होने लगी कि वो हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाएंगे हम, क्योंकि हॉस्पिटल से काफी हमारे को एक वो था, लोग बताते थे कि हॉस्पिटल नहीं। तो हमने कहा कि घर पे ही सारा कुछ करेंगे। तो हमने सर रूम को ओपन कर दिया और उसको प्रोटीन पाउडर फटाफट मैंने 2 चम्मच बोल के दिया उसको, ग्रीन टी, मैं तू इसको फटाफट पी जा। और उसको मैंने कहा कि थोड़ी हिम्मत करके नहा ले। और थोड़ी देर के बाद उसकी ऑक्सीजन 96 पे आ गई सर, 10 मिनट के अंदर। तो वो टाइम था। और एक दिन ने जो है दामाद के साथ हुआ, उनको खांसी बहुत ज्यादा, सारी रात उनको सांस ही नहीं आ रहा था। तो उस रात मैंने तुलसी की संख्या उनको बढ़ा के रखी और न्यूबलाइजर दिया। तो उससे उनकी अगले दिन खांसी ठीक होने लगी और अच्छे से नींद आने लगी। अब बिल्कुल ठीक, थैंक गॉड वो दोनों रिकवर होके और अब अपने घर चले गए। और लेकिन सर ये तो किसी को ना होए सर, ये तो बहुत खतरनाक है। वो रात बच्चों की बड़ी, पर आपने पूरा अपना पूरा, और जो आपका घर है तुमने तो देखा हुआ, आपका बहुत सुंदर घर है, आपके सारे रूम पूरे ऑक्यूपाई हो गए, एक में मदर इन लॉ, एक में बेटा, एक में बेटी, एक में आप,
अभी सारा आपने पूरा हैंडल किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और आपने हिम्मत रखी कि हम कर सकते हैं। दैट इज माइंडसेट की गेम। माइंड पावर इज द बिगेस्ट पावर एक्चुअली, यू नो। माइंड पावर की बात है, न्यूट्रलाइज तो जो करेगा करेगा, बट माइंड पावर बहुत स्ट्रांग चीज है जो आपने डिसाइड किया। नहीं तो लोग डर जाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, उनको मिलने नहीं जाते। आप उनको गाड़ी में लेके अपने घर आए, अपने घर में रखा, तो वो बहुत जबरदस्त बात है। आपको ना गाड़ी में लेके आएगा, मैंने कहा बच्चे हैं मेरे, गाड़ी में लेके आऊंगा, होगा तो हो जाएगा। और मैंने कहा मेरे को कॉन्फिडेंस है, इतना न्यूट्रलाइट खाते नहीं होगा हमारे को, और हुआ भी नहीं सर। बिल्कुल माइंडसेट की बात है नैन साहब। माइंड पावर बहुत जबरदस्त चीज है। नैन साहब, आपसे लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या रिवार्ड ऐसे मिले एमवे बिजनेस से, जिनको आप सबसे ज्यादा चेरिश करते हो, जो आपके दिल के करीब है, जो आपको लगा कि हाँ यार किया काम तो मजा आया। रिवार्ड तो सर यही है कि अभी देखो ना 15 महीने से घर में बैठे हुए हैं और कुछ भी बिजनेस पे इफेक्ट ही नहीं है, थोड़ा सा डाउन है बस, हल्का सा। ये तो कितना बड़ा रिवार्ड है। दूसरा रिवार्ड ये है सर, दादा नाना दादी नानी और इतने सारे बड़े चैलेंज को इतने माइंड सेट के साथ तभी कर पाए कि एमवे में ये बड़ा रिवार्ड, न्यूट्रलाइट का रिवार्ड जो हमें मिला हुआ है। माइंड को एक पॉजिटिव जो चीज हम लोगों को मिली है कि अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना और घबराना नहीं उस चीज के दौरान। जब चैलेंज आए तो घबराना नहीं, क्योंकि चैलेंज के आगे ही जीत मिलती है। जब चैलेंज से बाहर निकलते तो ही हमें सक्सेस मिलती है। दूसरी बात सर, मतलब इस बिजनेस में आने से पहले मैं तो कभी हवाई जहाज में भी नहीं बैठा था, पहली बार हवाई जहाज में बैठा था मैं तो इस बिजनेस में आने के बाद। और आज जो है 22 कंट्री घूम चुके हैं हम लोग, 22 कंट्रीज घूम चुके हैं, और पूरी लाइफ ही घूमेंगे। अभी तो घूमे हैं इतने, तो आगे भी तो सारी जिंदगी हर साल जाते ही रहेंगे पूरी और लाइफ। अगला रिवार्ड क्या सर, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जो एक अच्छी टीम, यानी कि एक हमारी रिटायरमेंट की लाइफ है। ये 60 प्लस हो गई, मैं 55 प्लस हो गई हूँ, और अगर जॉब करती तो मैं 3 साल बाद रिटायर हो जाती। लेकिन रिटायर होने के बाद जो रिटायरमेंट लोगों की लाइफ है, जो एमवे में नहीं है, उनके लिए टाइम पास करना बड़ा मुश्किल है, उनका एक सर्कल नहीं है। और हम लोग का एक बहुत अच्छा बड़ा सर्कल है, इतने अच्छे पॉजिटिव आप जैसे अपलाइन मेंटर जो कि हमेशा हंसते रहते हैं। हमारी इतनी अच्छी टीम है, जब भी बात करो तो दिल खुश हो जाता है टीम से बात करके। तो यानी कि ये एक गॉड का गिफ्ट है इस बिजनेस में। इससे बड़ा रिवार्ड और क्या होगा कि हम इस एज में एक बहुत सारे अच्छी लोगों के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को अच्छे से। लोगों की तो घर में नहीं बनती सर, यहाँ मतलब सारी फैमिली की तरह से, इतनी बड़ी टीम है, फैमिली की तरह रहती है। ये रिवार्ड सबसे बड़ा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच नैन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके।